हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग नया लेसन शुरू कर रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। इसका आज फर्स्ट पीरियड हमारा है। सबसे पहले देखो मेटल है क्या, व्हाट इज मेटल। मेटल से आप लोग ऑलरेडी परिचित हो और नॉन मेटल से भी परिचित हो। बगैर मेटल और नॉन मेटल के हम लोगों का जीवन जी पाना संभव नहीं है। आपके डेली लाइफ में या आपके घर में, घर के बाहर, हर जगह मेटल का उपयोग आप करते हो। आपके स्कूल की बिल्डिंग में मेटल लगा हुआ है, घर के बिल्डिंग में लगा हुआ है, फर्नीचर मेटल के बनते हैं, ट्रेन रेलवे पूरी मेटल पे बेस्ड है, एरोप्लेन सारे व्हीकल्स ये सारे मेटल के ऊपर बेस्ड हैं। सब चीजें मेटल से बनी है। लड़ाई के जितने हथियार हैं सब मेटल्स के बने हैं। ऐसे ही नॉन मेटल भी आपके लाइफ में सारे प्लास्टिक है, रबर है, लकड़ी है, स्टोन है, क्लोथ है, दे ऑल आर नॉन मेटल, सभी नॉन मेटल है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और नॉन मेटल के भी। पहले इससे रिलेटेड कुछ डिफाइन है, उनकी मैं मीनिंग समझा दूं, फिर मैं आपको कंपैरेटिव दोनों का प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में लिख दूंगा, क्योंकि एग्जाम में दोनों के डिफरेंस आते हैं और इनके प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे इनका यूज आता है। देखें, सबसे पहली प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं आपको, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू चेंज इनटू थिन शीट ऑन हैमरिंग या ऑन बीटिंग। अगर अपन हथौड़े से मेटल पे खूब पिटाई करें उसकी, तो धीरे धीरे और गर्म कर लोगे तो जल्दी होगा, सब मेटल पतली शीट में बदल जाता है। उसके इस प्रॉपर्टीज को नाम दिया गया मैलिएबिलिटी, यानी प्रॉपर्टी टू चेंज into thin sheet on hammering। या ऑन बीटिंग। जितने मेटल्स हैं, देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन अभी कर देता हूं, लिखवा दूंगा शॉर्ट में जल्दी से। जितने मेटल्स हैं दे ऑल आर मैलिएबल, मतलब दे कैन बी चेंज इनटू थिन शीट। जैसे एग्जांपल में समझा देता हूं आपको। एल्यूमिनियम की जो फॉइल आती है, अपन फूड के पैकेट्स बनाते हैं, उसके फूड के ऊपर रैप करते हैं, उसको क्यों हो पा रहा है? ड्यू टू द मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। टैबलेट के जो रेपर्स आते हैं, दवाइयों के रेपर्स आते हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम की पतली शीट होती है, उसी से जो है टैबलेट के रेपर्स बनते हैं, दवाइयों के रेपर्स बनते हैं। ज्वेलरी में यूज में आते हैं इस प्रॉपर्टीज की वजह से। इसी प्रॉपर्टी की वजह से कुकिंग यूटेंसिल्स बनते हैं, व्हीकल्स बनते हैं, ट्रेन के डब्बे बनते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी मेटल में नहीं होती तो ये सब यूज इसका पॉसिबल नहीं था। लेकिन कुछ मेटल हैं जो मैलिएबल नहीं है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ये अगर इनको पीटोगे दे विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, दे विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस, यानी मेटल्स जो है कैसे नॉन ब्रिटल है। मेटल कैसे सारे नॉन मेटल है, एक्सेप्ट मेटल कैसे है नॉन ब्रिटल है एक्सेप्ट पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। और जितने नॉन मेटल्स हैं वो सब ब्रिटल है। देखिए इस प्रॉपर्टी को यहां लिख देता हूं मैं, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स ब्रेकिंग डाउन into pieces on
हैमरिंग, हथौड़े से मारने पे टुकड़े टुकड़े हो जाना मेटल का काम नहीं है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम दोनों को अगर पीटोगे दे विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। ये यहां एक्सेप्शन। नॉन मेटल जितने हैं दे आर ब्रिटल, कोयला है, सल्फर है, इनके ऊपर मारिए, पत्थर है, थोड़े से मारिए, दे विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। तीसरी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं हम लोग, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स प्रॉपर्टी टू चेंज इनटू थिन वायर, पतले तार में बदल जाना। जितने मेटल्स हैं हम उनके पतला से पतला तार बना सकते हैं। ज्वेलरी में सोना जो यूज होता है, पतले पतले बारीक तारों से गहने बनते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? डक्टिलिटी की वजह से। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिकल वायर बनते हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? डक्टिलिटी। और नॉन मेटल जितने हैं दे आर नॉन डक्टाइल, उनमें से करंट वो पतले तार में बदल नहीं सकते। तो प्रॉपर्टी टू चेंज इनटू थिन वायर, पतले वायर में बदल जाने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। सारे मेटल्स कैसे हैं? डक्टाइल। नॉन मेटल कैसे हैं? नॉन डक्टाइल। अपन शॉर्ट में ऐसे लिखते जाएंगे, डिफरेंस जब लिखेंगे। अभी समझ लो। चौथा, लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग। सारे मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं सभी चमकते हैं। लोहा भी आप देखते हो तो ऊपर ब्राउन दिखता है, लेकिन अगर आप आरी से उसको काटोगे साथ से तो अंदर एकदम चांदी की जैसा चमकता है। सभी मेटल अलग अलग कलर के होते हैं, उनकी चमक सबकी अलग अलग होती है। ठीक, गोल्ड है येलोविश है, सिल्वर एकदम व्हाइट है। जनरली सारे मेटल व्हाइट कलर में चमकते हैं। कॉपर रेडिश है। ये लस्ट्रस। नाउ लस्ट्रस मीन्स प्रॉपर्टी टू शाइन, प्रॉपर्टी टू शाइन। इसी की वजह से मेटल्स जो है दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आइटम्स। और नॉन मेटल्स जो है दे आर नॉन लस्ट्रस, वो लस्ट्रस नहीं है, उनमें चमक नहीं है। इसके बाद में बात आ रही है एक प्रॉपर्टी और, सोनोरस। कौन सी प्रॉपर्टी? सोनोरस। सोनोरस मतलब साउंड। अगर आप मेटल्स को बीट करोगे, ऑन बीटिंग या ऑन हैमरिंग, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, टन की आवाज करते हैं। जैसे स्कूल में घंटा बजता है, घंटी मेटल्स की बनी है। ठीक, मंदिरों में घंटी बजाते हैं अपन, दैट इज मेटल्स की बनी है। कौन सी प्रॉपर्टीज की वजह से? सोनोरस। प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जितने मेटल्स हैं दे ऑल आर सोनोरस, बट नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के काम में आते हैं। कंडक्टिविटी। Conductivity means property to
फ्लो द करंट एंड हीट, फ्लो द करंट एंड हीट। सारे मेटल जितने हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उनमें, करंट को पास होने देते हैं, नॉन मेटल नहीं होने देते हैं। लेकिन वहां एक ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है, वो एक्सेप्शन है, उसमें से करंट फ्लो हो सकती है। तो क्या हो गया कंडक्टिविटी में, प्रॉपर्टी टू फ्लो करंट एंड हीट इज नोन एज कंडक्टिविटी। इसके बाद में जो बात आ रही है, डेंसिटी। डेंसिटी से मतलब है कि कितना वॉल्यूम में मास कितना ज्यादा है। डेंसिटी की डिफाइन मैं केमिस्ट्री के लेसन आपको समझा चुका हूं। मास इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। जितने मेटल्स हैं दे हैव मोर डेंसिटी देन द नॉन मेटल्स। डेंसिटी मास in per unit volume is called density. All metals have high density and non-metals have low density. Tensile strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है लोड बियरिंग कैपेसिटी। लोड बियरिंग कैपेसिटी से मतलब है अगर कोई पतला सा तार ले लें, इतना बड़ा पत्थर से बांध के लटका दें, तार नहीं टूटेगा, यानी लोड को बियर करने की उसकी क्षमता है। लेकिन वही नॉन मेटल से लटका देंगे वो खट से टूट जाएगा। तो इसलिए लोड बियरिंग कैपेसिटी किसके पास ज्यादा है, मेटल के पास। इसके बाद में जो बच जाती है प्रॉपर्टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, डेंसिटी हो गई, हाँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आप लोग जानते हो। टेम्परेचर एट विच मेटल्स बॉइल इज नोन एज मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट एंड टेम्परेचर एट विच मेटल्स बॉइल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। केमिस्ट्री में बताया जा चुका आपको। बच्चों लास्ट एक प्रॉपर्टी और रह गई है इसकी, दैट इज द स्टेट। 10वें नंबर की स्टेट। देखो मेटल्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, नॉन मेटल्स के कम है। स्टेट में ऑल मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ करके सारे मेटल रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में। मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलता है। और नॉन मेटल्स दे में बी फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, वहां एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, दैट इज द ब्रोमाइन। ये एक्सेप्शन जो है उनको आपको याद रखना बच्चों, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। दे कैन बी कट विद ए नाइफ। इतने सॉफ्ट हैं कि आप चाकू से ककड़ी के जैसे सोडियम और पोटेशियम और लिथियम को काट सकते हैं। जबकि नॉन मेटल जो है दे आर सॉफ्ट, दे आर नॉट हार्ड। तो बच्चों ये सभी की डिफाइन बता दिया। अब आप कॉलम बना करके डिफरेंस लिख लो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, मेटल्स और नॉन मेटल की, ताकि एग्जाम में आप कर सको।
इसमें आपको 3 कॉलम बना लें, एक तो प्रॉपर्टीज का, पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज में नंबर 1 मैलिएबिलिटी। मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है। मेटल्स आर मैलिएबल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम। और नॉन मेटल कैसे हैं? नॉन मैलिएबल। ये कैसे हैं? नॉन मैलिएबल। ठीक। नंबर 2 डक्टिलिटी। मेटल्स सारे कैसे हैं? डक्टाइल एक्सेप्ट वही सोडियम एंड पोटेशियम। और नॉन मेटल्स कैसे हैं? नॉन डक्टाइल। इनका मीनिंग मैंने समझा दिया है, यानी इनको पतले तार में खींच नहीं सकते। और इन प्रॉपर्टीज के बेस पे यूज आपको जानना है। थर्ड ब्रिटल। मेटल्स जो हैं ये नॉन ब्रिटल है। कैसे हैं? नॉन ब्रिटल। और नॉन मेटल्स दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मीनिंग समझा दिया, हैमरिंग करने पे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। यहां भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। फोर्थ है सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस और नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। यानी ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड, और ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। 5वां लस्ट्रस। मेटल्स आर लस्ट्रस और नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड बहुत चमकता है जबकि वो नॉन मेटल है। ठीक है। 6th स्टेट। ये कैसे हैं? सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी की स्टेट मिलती है लिक्विड स्टेट में। और ये कैसे हैं? मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां पर ध्यान रखना बच्चों, केवल एक जो है नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है? लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमाइन। एग्जाम में आता है, याद रखना। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है? ब्रोमाइन, BROMINE, ब्रोमाइन। और बाकी जितने नॉन मेटल, टोटल 22 नॉन मेटल्स हैं हमारे धरती पे। कितने? 22। इनमें से लिक्विड हो गया, बाकी कुछ सॉलिड है, कुछ गैस। ओके बच्चों।
ये 6 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ हो गया, जिससे 1 1 2 2 3 3 4 4 और ये 5 5 6 और ये 6। 6 पॉइंट हो गए। अभी 2-3 पॉइंट हम लोग और करते हैं। ओके बच्चों, रब करूं? ठीक है, नोट कर लेना। सातवीं प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसकी कंडक्टिविटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है मेटल्स, और नॉन मेटल्स दे आर बैड कंडक्टर। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ध्यान रखना। ठीक। 8वां, डेंसिटी। हैव मोर डेंसिटी। और नॉन मेटल की हैव लो डेंसिटी। इसके बाद बात आ रही है टेंसाइल स्ट्रेंथ। लोड बियरिंग कैपेसिटी, मोर टेंसाइल, और ये लेस टेंसाइल। लास्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP हैव MP एंड BP, और ये हैव लो MP एंड BP। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं, हार्डनेस। मेटल्स कैसे हैं? हार्ड। और ये कैसे हैं? सॉफ्ट। लेकिन यहां एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड है वे इज द वेरी हार्ड सब्सटेंस। सबसे ज्यादा धरती का हार्ड सब्सटेंस कौन है? डायमंड। ठीक है। एक चीज और यहां रह गई थी बात अपनी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनकी लो, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड और ग्रेफाइट। यहां भी लिखना पड़ेगा। डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी सबका मेल्टिंग पॉइंट लो है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। ओके बच्चों, ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की थोड़ी बात करते हैं अपन। उसमें जो 9th क्लास का जो अभी आपने पढ़ा है, पहले उसकी बात करेंगे, उसी को समझाऊंगा मैं। केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने से पहले ये जान लें,
हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट टुगेदर, मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं वो पढ़ना हमको, यानी दोनों की बॉन्डिंग कैसे होती है, दोनों की बॉन्डिंग कैसे होती है मेटल और नॉन मेटल। पहले इसकी बात करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके लिए अपन 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस पे जाते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जिनके आउटर, पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल जान लो, दो डिफाइन, ये जानना बहुत जरूरी है। हेडिंग डाल दो अपन केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको समझने से पहले दो तीन बातें समझ लो। वैलेंस ऑर्बिट, या वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या आउटर मोस्ट शेल is called valence shell। एक तो ये डिफाइन समझ लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये शब्द यूज में आएंगे, 9th में पढ़े हुए सब। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटिंग आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो क्या कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे दे विल बी 1 और 2 और 3। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हो दे ऑल आर मेटल। लेकिन यह एक्सेप्शन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम, नहीं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो नॉन मेटल है। हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो नॉन मेटल है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ करके बाकी जिसमें भी आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो दे ऑल आर मैटर। यहां अपन एग्जांपल लिख देते हैं। मेटल्स हैव 1 और 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल्स have 4, 5 or 5 or 6 or 7 or 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों ध्यान रखना, यहां एक चीज और लिखना था, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, किसमें मेटल वाले केस में। क्या लिखा है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन has 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हीलियम has 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों नॉन मेटल हैं और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो मेटल के जैसे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं वैलेंसी क्या होती है। ये हो गई बात 1, 2, ये डिफाइन याद रखना, एग्जांपल जरूर याद रखना, इससे भी आप मेटल के डिफाइन दे सकते हो। व्हाट आर मेटल्स? एलिमेंट्स हैविंग 1 or 2 or 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे आर कॉल्ड मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। और नॉन मेटल से एलिमेंट हैविंग 4, 5, 6 और 7 or 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ते कैसे हैं। बच्चों 9th क्लास में आपने आयंस पढ़ा होगा, ठीक। सभी एलिमेंट्स ये कोशिश करते हैं कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को छोड़ करके हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहता हो, क्योंकि जिस ऑर्बिट में होता है वो, जिस पीरियड में होता है वो हीलियम की लाइन में होता है। हीलियम के आउटर मोस्ट में 2, तो ये हाइड्रोजन हीलियम के जैसा बनना चाहता है। तो आपने 9th में पढ़ा था, मेटल्स कैन लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। Metals can lose electron and form electropositive ions। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का मतलब कैटायन। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में देखिए इसके 2, दूसरे में 8 और आउटर मोस्ट में 1। 9th में पढ़कर आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 को बांटो, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरे में बचे कितने? 8 और 2 10 हो गए, बचा 1, तो आउटर मोस्ट में 1। ये पहली ऑर्बिट का 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट का 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1। तो हम लोग क्या करेंगे, मेटल के केस में आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाएंगे। ये डॉट से जब भी सोडियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, whenever metals or sodium participate in the reaction, they lost their outermost electron। अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर देगा। देखिए 2 8 बच गया, 1 तो गया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, बाहर निकल गया। अब देखो रिएक्शन से पहले सोडियम में प्रोटॉन भी 11 थे, 11 प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, 11 माइनस चार्ज। और रिएक्शन के बाद में देखें, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, कोई चेंज नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक निकल के बाहर चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 माइनस चार्ज। अब यहां देखो इस वाले सोडियम में 10 माइनस है, 11 प्लस है, 10 माइनस से 10 प्लस कैंसिल, तो 1 प्लस बच गया। उसी 1 प्लस को हम यहां दिखाते हैं। नाउ इट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन कब बना मेटल? जब एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों कर रहा है? टू गेट स्टेबिलिटी, टू बिकम स्टेबल। देखिए अब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। जो भी एलिमेंट उसके आउटर मोस्ट से जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इट विल बिकम स्टेबल, इट विल बिकम अनरिएक्टिव। क्लियर है? ये बात हो गई। बच्चों ऐसे ही नॉन मेटल के केस में देखते हैं हम लोग। Non-metals gain electron and form electronegative ion। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एनायन। ये लाइन से पढ़े आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर क्लोरीन की बात करूं मैं यहां पे, देखो क्लोरीन लिखता हूं Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट ऑर्बिट में बांटो 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, बचे कितने? 8 और 2 10 हो गए, 7 बच गए, लास्ट में 7, तो 2 8 7। ये आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल के जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस। और ये क्या करेगा, नॉन मेटल जब भाग लेगा, रिएक्शन करेगा, तो मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्शन करेंगे तो मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है
उसी को गेन करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ प्लस कर देता हूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। अब ये क्लोरीन विल गेन दिस इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन गेन करने जब करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 तो इसके खुद के, और एक जो ये लेगा इसको मैं डॉट से दिखाता हूं। अब इसका हो गया 288 288। आउटर मोस्ट में भी इसके कितने हो गए 288 8 हो गया। नाउ इट बिकम्स स्टेबल। अब देखो क्लोरीन में पहले थे प्रोटॉन कितने 17 प्लस, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 माइनस, और रिएक्शन के बाद में क्या हो गया प्रोटॉन कितने 17 प्लस, एक प्रोटॉन में 17 एक प्लस 4 तो 17 प्लस 70, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, तो 17 प्लस से 17 माइनस कैंसिल, फिर भी एक माइनस बचता है, उस माइनस को हम इसके ऊपर यहां दिखाते हैं। नाउ क्लोरीन बिकम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, सोडियम बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। जब भी इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराएंगे तो दोनों पास पास रहेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज, दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म NaC। देखिए सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन को मैं एक लाइन में दिखाता हूं और ऐसे आपको एग्जाम में दिखाना है। जैसे मान लीजिए Na के आउटर मोस्ट में 281 आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, व्हेन इट विल रिएक्ट विद द क्लोरीन के 287, एटॉमिक नंबर 17 है तो 7 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों लोग सिंबल के ऊपर आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को ही दिखाएंगे, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का नहीं दिखा रहा हूं मैं। जब भी ये दोनों रिएक्शन में भाग लेंगे सोडियम विल लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन विल गेन द इलेक्ट्रॉन। देखिए तीर का निशान, इधर क्या हो जाएगा Na 2 और 8, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका कम हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में एक प्रोटॉन इसके पास ज्यादा है तो उसको हम यहां लिखा। ठीक ऐसे क्लोरीन जो है, क्लोरीन पे Cl 1 2 3 4 5 6 7 और एक सोडियम से जो लिया है वो ये माइनस 288। क्लोरीन में कितना था देखिए, पहले 7 था आउटर मोस्ट में, एक इसका ले लिया तो आउटर मोस्ट में कितने हो गया अब 8, 288। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास में ज्यादा है, यहाँ सोडियम के पास एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज इसके ऊपर माइनस चार्ज, एंड इट इज रिटन एज NaCl सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों मेटल और नॉन मेटल इसी तरह से रिएक्शन करते हैं। एक आध एग्जाम्पल अपन और देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए अब मैग्नीशियम क्लोराइड Mg है, इसका एटॉमिक नंबर 12 282, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 डॉट दिखाई गए, एक और एक 2। अब इसी को क्लोरीन से रिएक्शन कराना है तो मान लीजिए ये Cl 1 2 3 4 5 6 7 287। अब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, इसका काम तो हो गया, इट विल बिकम स्टेबल, आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे इसके पास, लेकिन मैग्नीशियम तो नहीं हुआ, अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तब यह क्लोरीन के दूसरे आइटम से रिक्वेस्ट करेगा कि आप एक इलेक्ट्रॉन ले लो मेरा, तो दूसरा आइटम भी क्लोरीन का यहाँ पे तुरंत पार्टिसिपेट करेगा। 3 4 5 6 7 देख रहे हैं। अभी डॉट मत दिखाओ, अगले स्टेज में दिखाएंगे। अब जो आगे क्या होगा Mg हो गया 2 और 8, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन ज्यादा है, तो इस पर 2 प्लस चार्ज। इस समझ आ रही बात, 2 प्रोटॉन क्यों ज्यादा है, क्योंकि रिएक्शन से पहले इसमें 12 प्रोटॉन थे और 12 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन तो हो गए 8 और 2 10 हो गए, 2 कम हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो 12 पे 12 ही, वो तो न्यूक्लियस में है, वो तो लॉस होंगे नहीं, इसलिए ये मैग्नीशियम और क्लोरीन हो गया Cl 1 2 3 4 5 6 7
और एक ये, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज। और ऐसे कितने क्लोरीन ने भाग लिया देखो, 288, एक और एक 2 क्लोरीन, सो यहां पीछे लिख दीजिए 2। और अब हम इसको लिखेंगे 2MgCl2, MgCl2। ये समझ आ गया। यहाँ पे सोडियम के साथ 1 क्लोरीन, यहाँ मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ती है। जबकि यहाँ सोडियम के पास आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको लेने के लिए एक ही क्लोरीन चाहिए। क्लियर? एक आध एग्जाम्पल और बता दूं मैं आपको। ऐसे आप सभी के बना सकते हो बच्चों। अपने एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ मैं बता दूं, एग्जाम में पूछा हुआ भी कई बार। मैग्नीशियम का एक केस लेता हूं मैं, या एक एल्यूमिनियम का ले लो आप लोग। एल्यूमिनियम के 283, 1 2 3, ठीक। अब अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो मान लीजिए ऑक्सीजन पे होता है 2 और 6, तो आउटर मोस्ट है 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? इसका 2, एक बच गया। अब इसको लेने के लिए दूसरा ऑक्सीजन का आइटम आएगा, 1 2 3 4 5 6, एक दे दिया। अभी इसका काम तो हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ, इसको एक ही मिला, अब एक और चाहिए। तब ये एल्यूमिनियम के दूसरे आइटम से रिक्वेस्ट करेगा, तू भी रिएक्शन में भाग ले और मेरे को इलेक्ट्रॉन दे। तो एल्यूमिनियम का दूसरा आइटम आ जाएगा, 1 2 3, 2 8 3, तब एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। लेकिन अब इसके 2 बच गए, इसके 2 बच गए, तो तीसरा ऑक्सीजन का आइटम आएगा 1 2 3 4 5 6, और ये इसको दे देगा। अब बात बराबर हो गई। कितने एल्यूमिनियम आए? 2। कितने ऑक्सीजन आए? 3, ठीक है। तो आगे जो रिएक्शन होगी, ये यहां प्लस का साइन लगा दीजिए। एल्यूमिनियम पे 3 प्लस चार्ज, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ऐसे कितने एल्यूमिनियम है? 2, इसके पीछे 2। ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑक्सीजन। और ऐसे कितने आइटम है? 3, इसके पीछे 3 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो फार्मूला हो गया Al2O3। क्लियर? 9th क्लास में आप वैलेंसी चेंज कर रहे थे, वैलेंसी एक्सचेंज कर रहे थे, ध्यान आपको। 9th में एल्यूमिनियम पे 3 प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज, यानी इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, ये वैलेंसी इसको, ये वैलेंसी इसको, Al2O3 आप 9th में से कर रहे थे। लेकिन होता क्या रियल में? रियल में होता यू, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। बच्चों यहां 2-3 डिफाइन लिख लो आप फटाफट। ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इलेक्ट्रॉन बाय मेटल एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन बाय नॉन मेटल टू बिकम स्टेबल इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन लॉस करना मेटल के द्वारा और इलेक्ट्रॉन गेन करना नॉन मेटल के द्वारा, किस लिए? टू बिकम स्टेबल। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। और इन जो चार्ज स्पीसीज है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 अपोजिट चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड बन रहे हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। तो इनकी डिफाइन फटाफट लिख लो। पहले तो लिख लें आयनिक बॉन्डिंग।
the process of loosening electron by metal and gaining electron by non-metal to become stable is called electrovalent bonding or ionic bonding. अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two opposite charged ion. दो अपोजिट चार्ज जो आयन्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है उसी को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्डिंग. अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है तो सॉलिड होगा और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. अट्रैक्शन का फोर्स कम होगा तो लिक्विड हो सकता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा. तो आयनिक बॉन्डिंग जो है किसके बीच में बन रही है? बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. ध्यान रखना, मेटल एंड मेटल नेवर रिएक्ट्स. मेटल और मेटल कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं. मेटल और नॉन मेटल ही आपस में रिएक्शन करते हैं और आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं. और जो कंपाउंड बन रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं? आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड बोलो और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. सिंपल डिफाइन, कंपाउंड फॉर्म बाय आयनिक बॉन्डिंग. आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग के द्वारा जो कंपाउंड बनते हैं दे आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड. और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और गुड कंडक्टर क्यों है? लेकिन गुड कंडक्टर कब होंगे? मोल्टेन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में. इन मोल्टेन स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म. सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करेंगे करंट को, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस फ्लो नहीं होते हैं, आयंस प्रोड्यूस भी नहीं होंगे. They are good conductor of electricity in molten state and solution form because they have ions. जो आयंस होंगे डेवलप होंगे पानी में डिजोल्व करने पर ही होंगे, या जब वो पिघलेंगे तब वो दूर दूर जाएंगे और आयंस बनेंगे. जैसे NaCl साथ साथ हैं, लेकिन जैसे पानी में डिजोल्व करोगे Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग, और दे कैन कंडक्ट द करंट. सॉलिड स्टेट में नमक में तार डाले रहो, करंट नहीं फ्लो होगा. पानी में घोल दो और इसमें करंट फ्लो होगा. ये तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नंबर 2, दे आर जनरली सॉलिड.
सॉलिड भी क्यों है? बिकॉज हैव स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स। उनके बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेस एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होते हैं, इसलिए ये सॉलिड होते हैं। थर्ड, दे आर soluble इन वाटर। पानी में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं और करंट को कंडक्ट करते हैं।